Hello students, welcome to AS Tutorials. Today we will start our second chapter from civics, that is the electoral process. So students, last lecture में हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था, करेक्ट. उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमने एक हेड पढ़ा था दैट वाज अबाउट डेमोक्रेसी. सो वी सॉ दैट डेमोक्रेसी के अंदर हमें वोटिंग करने का राइट मिलता है. रिमेंबर, एक पॉइंट था उसमें, राइट टू वोट. सो ये जो हमारा चैप्टर है, हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट द वोटिंग राइट. वी विल स्टडी दैट इलेक्शंस हमारी कंट्री के अंदर कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इलेक्शन कंडक्ट करने की. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Elections have played a major role in the working of India's democracy. Election and representation are two very important processes in democracy. We know that people's representatives are selected through election. Elections help to bring a change in power through peaceful means. Different political parties get an opportunity to rule. Policies of the government and life of the society also changes. We expect that the representatives we elect should be efficient, honest and trustworthy, and that they should respect the opinion of the people. The electoral process should also be free, fair and reliable. To ensure that, the Constitution of India has made provision for an independent election commission to administer the election process in India. So हमें क्या बताया हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट्स, दैट डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, करेक्ट. इलेक्शंस के थ्रू हमें चांस मिलता है दैट हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं. हम डिसाइड कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमें कौन गवर्न करेगा, करेक्ट. हमारा लीडर कौन बनेगा वो इलेक्शंस के थ्रू हम डिसाइड करते हैं. अच्छा स्टूडेंट्स, सो इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देखते हैं कि क्यों रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है, क्यों हम खुद डिसीजंस नहीं ले सकते. वाई रिप्रेजेंटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेशन होता क्या है. सो ये डू यू नो में हमें दिया हुआ है. इसके बारे में पहले ये कंप्लीट करते हैं, देन आगे का चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे. व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन? मॉडर्न डेमोक्रेसी इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. इन अ डेमोक्रेसी इट इज नॉट पॉसिबल टू इन्वॉल्व द एंटायर पॉपुलेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. क्या अभी हमें क्वेश्चन पूछा है कि रिप्रेजेंटेशन क्या होता है. सो रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या बताया है दैट आज के टाइम पे इन टुडेज वर्ल्ड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम पूरे पॉपुलेशन के साथ मिलकर डिसीजन ले सकें, है ना. प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करना, एक ओपिनियन पर आना बहुत डिफ़िकल्ट है. सो इन शॉर्ट वी कैन से कि मॉडर्न टाइम्स में एक साथ पूरे पॉपुलेशन को इकट्ठा करके डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं है. दिस रिजल्टेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ इलेक्टिंग सम पीपल ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर पॉपुलेशन एज रिप्रेजेंटेटिव्स हु वुड रन द गवर्नमेंट. नाउ ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने क्या स्टार्ट किया, अब हम क्या करते हैं, अपने बिहाफ पर किसी पर्सन को अपॉइंट करते हैं जो डिसीजन मेकिंग का वर्क करेगा, राइट. क्योंकि हम नहीं जा सकते, पूरी कंट्री एक साथ नहीं आ सकती, इसलिए कंट्री क्या करती है, लोग क्या करते हैं, अपने बिहाफ पर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, राइट. अपने रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब जो हमें रिप्रेजेंट करने वाला है, उस पर्सन को हम क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, एंड वही पर्सन इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट फॉर्म करता है. The representatives who form the government are expected to be responsible to the people and give preference to the welfare of the people. क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने इलेक्ट किया है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है
दैट वो लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचें। क्लियर? सो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? वेरी फर्स्ट थिंग कि पूरा पॉपुलेशन एक साथ डिसीजन नहीं ले सकता, इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपने बिहाफ पे किसी को अपॉइंट करते हैं। हमने जिस पर्सन को अपने बिहाफ पे अपॉइंट किया है वो क्या होगा? हमारा रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर? रिप्रेजेंटेटिव अगर जीत जाते हैं इलेक्शंस में तो वो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे एंड उनका काम क्या होगा? उनका काम होगा दैट उनको लोगों के भलाई के बारे में, उनके वेलफेयर के लिए काम करना है। क्लियर? सो यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेशन खत्म हुआ। लेट्स कंटिन्यू टू द टॉपिक। सो अब क्या बोला हुआ है यहाँ पे दैट हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं, हमें गवर्न करते हैं, हमें लीड करते हैं। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये सब बहुत फ्रीली एंड बहुत फेयर वे में होना चाहिए, है ना। दैट इज़ हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। आपने 90s की मूवीज़ में देखा होगा दैट इलेक्शन के टाइम पर कैसा होता था, लोग ज़बरदस्ती वोट दिलवाते थे या लोगों को किडनैप कर लिया जाता था या वोटिंग करने नहीं दिया जाता था, ये सब चीज़ें होती थी। बट नाउ यू कैन सी कि हम इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर चुके हैं। ये क्या शो करता है हमें? दैट अब हमारे इलेक्शंस जो है वो फेयर वे में कंडक्ट होते हैं। क्यों कंडक्ट होते हैं? बिकॉज हमारी कंट्री में एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन। ये इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट कंट्री में इलेक्शंस कंडक्ट किए जाए। गेटिंग? इलेक्शन का डेट अनाउंस करने से लेके रिजल्ट अनाउंस करने तक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? इलेक्शन कमीशन की। ठीक है, लेट्स सी आगे क्या दिया है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट लेवल स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट all the important election in our country. The entire process of election, from declaring the date of election to the declaration of result, is carried out under the direction and control of Election Commission. The Election Commission process is inseparable component of a comprehensive democratic process. क्या बताया यहाँ पे? That नेशनल इलेक्शन कमीशन होता है जो कंट्री के सेंट्रल और स्टेट के इलेक्शंस कंडक्ट कराता है, एंड स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन होता है जो लोकल लेवल के इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं। मतलब इन शॉर्ट वी कैन से दैट इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू कंडक्ट द इलेक्शन। पूरा प्रोसेस दैट इज डेट डिक्लेयर करने से लेकर रिजल्ट डिक्लेयर करने तक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन जो भी गाइडलाइंस इशू करेगा इलेक्शंस उसी बेसिस पर कंडक्ट किए जाएंगे। इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन. We will also discuss the reforms required to be made in the electoral process. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? दैट इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्शन कमीशन का स्ट्रक्चर, फंक्शंस, उनके क्या रोल होते हैं, एंड लास्टली क्या क्या ड्रॉबैक्स है, मतलब क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, एंड उन नेगेटिव पॉइंट्स को हम कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी? इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि इस चैप्टर में हम इलेक्शन कमीशन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसका स्ट्रक्चर, उसका रोल क्या है, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे ओवरकम कर सकते हैं, सब कुछ हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इलेक्शन कमीशन का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये डू यू नो कंप्लीट कर लेते हैं हम। सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर after independence. In 1921, Sen was selected for Indian civil service under the British rule. He was given the charge of the election commissioner after the election commission was established in 1950. Mr. Sen efficiently
handled the responsibility of election commission in extremely adverse conditions. क्या बताया हुआ है यहाँ पे, दैट इलेक्शन कमीशन का पहला जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था वो कौन थे, सुकुमार सेन. ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही वॉज अंडर ब्रिटिश सर्विस, एंड जैसे ही हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन सेटअप हुआ, सुकुमार सेन को इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था. So let's start up with election commission. In India, the election commission is central to the process of election. Article 324 of the Indian Constitution has established this autonomous body which consists of one chief election commissioner and two other commissioners. क्या बताया हुआ है यहाँ पे, दैट इंडिया में इलेक्शन का पूरा जो प्रोसेस है वो कौन हैंडल करता है, इलेक्शन कमीशन हैंडल करता है. कौन हैंडल करता है, इट इज़ हैंडल्ड बाय इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनॉमस बॉडी है, दैट इज़ उसको किसी के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ उनको कोई भी किसी के भी वो लोग अंडर नहीं आते. दे फॉलो दे मेक देयर ओन गाइडलाइंस एंड फॉलो करते हैं वो लोग. इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है एंड इसके अलावा दो अदर कमिश्नर्स भी होते हैं. एक हेड होता है और उसके नीचे दो अदर कमिश्नर्स भी होते हैं. क्लियर, यहाँ तक क्या बताया हुआ है हमें, दैट इंडिया के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट करने का पूरा काम कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है. आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनॉमस बॉडी है, दैट इज़ इलेक्शन कमीशन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता. वरना अगर गवर्नमेंट कंट्रोल कर पाएगी तो वो लोग क्या करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करेगी, इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज करेगी. इसीलिए इलेक्शन कमीशन को एक फ्री बॉडी बनाया गया है, फ्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता. इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है एंड उसके अलावा दो अदर कमिश्नर्स भी होते हैं. The President appoints the election commissioner. The chief election commissioner cannot be removed from his post easily or on account of any political reason. This is necessary so as to preserve the independence of election commission. There is a separate provision made for the expenses of election commission. क्या बताया हुआ है यहाँ पे, दैट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, कंट्री का प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. एक बार अपॉइंट होने के बाद जब तक उसका टेन्योर ख़त्म नहीं होता, मतलब जब तक उसका जो वर्किंग पीरियड है 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर जो भी वर्किंग पीरियड है वो जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक इलेक्शन कमिश्नर को उसकी पोस्ट से निकाला नहीं जा सकता है. रीज़न क्या है, दैट अगर इजीली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी निकाल देगी तो इलेक्शन कमीशन का कुछ स्ट्रेंथ ही नहीं रहेगा. हाँ, अगर इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट कोई करप्शन के चार्जेस है, कुछ प्रूफ है, तो कोर्ट उसको निकाल सकता है. लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज कैन नॉट रिमूव द इलेक्शन कमिश्नर. द इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव अ सेपरेट स्टाफ. गवर्नमेंट ऑफिसर्स, टीचर्स and other employees help the election commission to execute the process of election. क्या बताया हुआ है यहाँ पे, दैट इलेक्शन कमीशन का कोई अलग स्टाफ नहीं होता है. जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, जो गवर्नमेंट टीचर्स है या बाकी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वही लोग इलेक्शन कंडक्ट करने का काम करते हैं. हम लोग मतलब योर पेरेंट्स वुड हैव सीन दैट जब वो इलेक्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, तो वो सेपरेट कोई स्टाफ नहीं होता, वो वर्किंग स्टाफ होता है गवर्नमेंट का. आइदर वो टीचर्स हो सकते हैं या कोई अदर ऑफिसर्स भी हो सकते हैं. सो क्या पढ़ा अब तक हमने, इलेक्शन कमीशन को फॉर्म किया गया था. इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू लुक आफ्टर द इलेक्शन हेल्ड इन द कंट्री. डेट के डिक्लेरेशन से लेकर रिजल्ट डिक्लेयर होने तक इलेक्शन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, इलेक्शन कमीशन की. फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था, सुकुमार सेन. देन उसके बाद चीफ
इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। एक बार अपॉइंट हुआ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसकी पोस्ट से निकालना इजी नहीं होता। नेक्स्टली, इलेक्शन कमीशन का अपना कोई सेपरेट स्टाफ नहीं होता। जब भी इलेक्शन होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको ही इलेक्शन प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। क्लियर? यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट भी हमारा आता है फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। वी विल सी दैट कि इलेक्शन कमीशन क्या क्या वर्क करता है। सबसे पहला काम इलेक्शन कमीशन का है टू प्रिपेयर द वोटर्स लिस्ट। सबसे पहला काम क्या है? प्रिपेयरिंग द वोटर्स लिस्ट। एवरी इंडियन सिटीजन हु हैज़ completed 18 years of age हैज़ द राइट टू वोट। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था दैट कोई भी इंडियन सिटीजन अगर उसने अपनी 18 ईयर्स की एज कंप्लीट कर ली है तो ही बिकम्स एलिजिबल टू वोट, उसके पास वोटिंग राइट आ जाता है। टू एक्सरसाइज द राइट टू वोट, citizens' name must be in the voters list. It is the responsibility of the election commission to prepare the list of eligible voters, update the existing voters list and include the names of new voters. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? that इलेक्शन के टाइम पे जो भी न्यू वोटर्स आए हैं उन वोटर्स का नाम अपडेट करना लिस्ट में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इलेक्शन कमीशन की। अगर किसी की डेथ हुई है तो उसका नाम कट करना है, अगर किसी ने 18 ईयर कंप्लीट किया है तो उसका नाम ऐड करना है, अगर कोई माइग्रेट हुआ है तो जहाँ से वो निकला है वहाँ पर से नाम कट करना है एंड जहाँ अब वो रह रहा है वहाँ पर नाम ऐड करना है। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? इलेक्शन कमीशन की। समझा क्या बोला यहाँ पे मैंने? दैट इलेक्शन कमीशन का पहला फंक्शन क्या है? टू प्रिपेयर द वोटर्स लिस्ट। वी ऑल नो कि 18 के बाद एवरी सिटीज़न ऑफ आवर कंट्री, हर एक सिटीज़न हमारी कंट्री में जो रहता है वो वोटिंग के लिए एलिजिबल हो जाता है। सो वोटर लिस्ट प्रिपेयर करना और ऐसे लोगों के नाम अपडेट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। The election commission has the authority to issue identity card to the voters. आपने देखा रहेगा वोटिंग आईडी दी जाती है, वोटर्स कार्ड दिया जाता है। सो ये भी कौन इशू कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन। ओके, ये पहला काम कंप्लीट हुआ किसका? इलेक्शन कमीशन का। द फर्स्ट फंक्शन इज टू प्रिपेयर द वोटर्स लिस्ट। सेकेंड फंक्शन आता है इलेक्शन कमीशन का, डिसाइड द टाइम टेबल एंड द प्रोग्राम ऑफ द इलेक्शन। टाइम टेबल डिसाइड करना मतलब कौन से डेज पर इलेक्शन कंडक्ट होंगे। क्लियर? कौन से स्टेट में कब इलेक्शन होंगे, स्टेट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, कौन से पार्ट में इलेक्शन कौन सी डेट पे होंगे, ये सब कौन डिसाइड करेगा? इलेक्शन कमीशन। गेटिंग? मतलब डेट्स डिसाइड करना, कौन सी, पहले तो क्या डिसाइड करते हैं कि कौन सी डेट को इलेक्शंस होंगे। सेकेंडली, सपोज 14 मई को इलेक्शंस होने वाले हैं तो 14 मई को कंट्री के कौन से स्टेट्स में इलेक्शन होंगे, ये भी कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन कमीशन। द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इज एंटायरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन। द इलेक्शन कमीशन डिसाइड्स when to conduct election and in how many stages to hold election in every state. क्या बोला हुआ है यहाँ पे? इलेक्शन कंडक्ट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इलेक्शन कमीशन की। सो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि कितने स्टेजेस में इलेक्शन कंडक्ट होगा। आपने देखा रहेगा मल्टीपल डेट्स होती है ना। सपोज बोला कि 12 अप्रैल से 11 मई तक इलेक्शंस है, ठीक है, सपोज एक महीना इलेक्शन है, तो कौन से वीक में या कौन से डे पर कौन से स्टेट में इलेक्शन होने वाला है, मतलब वो सेम डे पर कितने जगह पर इलेक्शन होगा, वो सब कौन डिसाइड करता है? इट इज़ डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन। ये सेकेंड फंक्शन है। थर्ड फंक्शन आता है स्क्रूटिनिटी ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द कैंडिडेट।
कैंडिडेट्स कौन होते हैं? जो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कैंडिडेट कहते हैं। अब नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है इलेक्शन कमीशन की? टू चेक द एप्लीकेशंस ऑफ कैंडिडेट। मतलब ये देखना कि कैंडिडेट कितना पढ़ा लिखा है, कैंडिडेट के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, कैंडिडेट की प्रॉपर्टी कितनी है, ये सब चीज़ें चेक करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इलेक्शन कमीशन की। आफ्टर द इलेक्शन डेट्स आर डिक्लेयर्ड, एवरी पॉलिटिकल पार्टी select the candidate to contest election. Some candidates contest the elections independently without the support of any political party. क्या बताया यहाँ पे कि इलेक्शंस की डेट अनाउंस होने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड करती है कि कौन कौन लोग इलेक्शन में फाइट करने वाले हैं। जो भी लोगों को पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस में खड़ा रखती है उसे हम क्या कहते हैं? कैंडिडेट कहते हैं। क्लियर? कुछ लोग इंडिविजुअल भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब बिना पॉलिटिकल पार्टी के भी वो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैंडिडेट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैव टू फुलफिल द एप्लीकेशन विच इंक्लूड द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर ओन सेल्फ। द इलेक्शन commission scrutinizes all the application and allows the eligible candidate to contest the election. क्या बताया यहाँ पे? दैट जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उन्हें एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। उस एप्लीकेशन फॉर्म में दे राइट द डिटेल्स, अपने बारे में लिखते हैं, उनका नेम, उनका एड्रेस, उनकी एजुकेशन कितनी है, देन अगर उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है या नहीं वो लिखते हैं, उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, ये सारी चीज़ें वो लोग इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। उनके इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद इलेक्शन कमीशन क्या करता है? चेक करता है कि जो इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट्स ने दी है वो सही है या नहीं। क्यों ऐसा करता है? सो दैट जो कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में, उनकी ट्रू इन्फॉर्मेशन वोटर्स को मिले। गेटिंग? बहुत बार क्या होता है, हम कैंडिडेट को नहीं जानते। हम कैंडिडेट को किस बेसिस पर जानते हैं? पार्टी के बेसिस पर जानते हैं। करेक्ट? तो ऐसे केस में हमें कैसे पता चलेगा कि जिस पर्सन को हम वोट करने वाले हैं वो सही है या नहीं है? तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है? इलेक्शन कमीशन की। क्लियर? सो अब तक हमने 3 फंक्शंस पढ़े। वोटर्स लिस्ट प्रिपेयर करना, टाइम टेबल रेडी करना इलेक्शंस का, एंड तीसरा जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है उनको स्क्रूटिनाइज करना, उनको चेक करना। नेक्स्ट फंक्शन आता है गिव रिकॉग्नाइजेशन टू द पॉलिटिकल पार्टी। वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम इन आवर कंट्री। न्यू पार्टीज कंटिन्यू टू बी फॉर्म्ड। Split in the parties result in formation of new parties. All political parties are required to be recognized by the Election Commission. Election Commission also has the right to de-recognize any political party. The Election Commission also allots election symbol to the political party. Next क्या दिया हुआ है यहाँ पे? To recognize the political party. That is जो भी पॉलिटिकल पार्टी हमारी कंट्री में फॉर्म होती है, बी इट अ लोकल पार्टी, रीजनल पार्टी, स्टेट पार्टी, कोई भी पार्टी होने दो, इफ़ देयर इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी तो उसको किसके पास जाना पड़ेगा रजिस्टर कराने के लिए? इलेक्शन कमीशन के पास। या सपोज ऑलरेडी कोई पार्टी थी, वो स्प्लिट हो गई। स्प्लिट मतलब आपस में जो मेंबर्स हैं उनमें बन नहीं रही थी, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिसाइड किया कि 2 डिवाइड हो जाएंगे। सो जो नई पार्टी फॉर्म हुई है उसका नाम क्या होगा, उसका सिंबल क्या होगा, ये सब चीज़ों का डिसीजंस कौन लेता है? इलेक्शन कमीशन। नेक्स्टली इलेक्शन कमीशन के पास ये भी राइट है कि वो किसी पार्टी को डी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मतलब स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट बहुत सारे कंप्लेंट्स है या बहुत प्रूफ्स मिल चुके हैं, सो इलेक्शन कमीशन के पास इतना भी पावर है कि वो उन पार्टीज़ को डी रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या था हमारा? टू
गिव रिकॉग्नाइजेशन टू द पॉलिटिकल पार्टी। ये 4 फंक्शंस हुए। नेक्स्ट अभी आता है हमारा 5th फंक्शन, टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द इलेक्शन। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में या किसी भी टॉपिक को लेकर इलेक्शंस में कुछ प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं या कुछ ऐसा पता चल रहा है कि इलेक्शंस सही से कंडक्ट नहीं हुए या ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, सो वहाँ पर भी डिस्प्यूट रिजॉल्व कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन। द इलेक्शन कमीशन हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी of resolving any dispute that may arise regarding election. According to declare any candidate as disqualified or conduct re-election in a particular constituency, it is responsibility of the election commission. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? that अगर कोई भी disputes होते हैं, कोई भी problems arise होते हैं election को लेकर, तो उन disputes को solve करने का responsibility किसका होता है? election commission का। अगर सपोज इलेक्शन कमीशन को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है दैट कैंडिडेट जिसने पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में वो फ्रॉड है या उसके अगेंस्ट बहुत करप्शन है, करप्शन के चार्जेस है या उसने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी थी, तो उन सब के बेसिस पर इलेक्शन कमीशन कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। मतलब वो कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। या फिर सपोज इलेक्शन कमीशन को पता चलता है दैट किसी एरिया में इलेक्शन फेयरली कंडक्ट नहीं हुए, है ना, कुछ घोटाला हुआ है इलेक्शंस में या लोगों को डराया गया है या कुछ क्या बोल सकते हैं हम रॉन्ग वे से इलेक्शंस कंडक्ट किए गए, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन अगर इलेक्शन कमीशन को मिलता है तो इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि वो उस एरिया में वापस से इलेक्शन कंडक्ट करवा सकते हैं। क्लियर? सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था? डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करना। भले ही फिर वो डिस्प्यूट कैंडिडेट को लेकर हो या फिर इलेक्शन को लेकर हो, दोनों टाइप के डिस्प्यूट्स को कौन सॉल्व करता है? इलेक्शन कमीशन। सो ये हमारे कुछ फंक्शंस थे रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन। क्या क्या था? वोटर्स लिस्ट प्रिपेयर करना, देन उसके बाद टाइम टेबल डिसाइड करना, देन एप्लीकेशंस को चेक करना, आफ्टर दैट पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकॉग्नाइजेशन देना, एंड लास्टली जो भी डिस्प्यूट्स हुए हैं उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। दिस आर सम ऑफ द फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।